जीजी, मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। मेरी छोटी बहू का घमंड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बड़ी बहू का उसने जीना दुश्वार कर रखा है। अपने पड़ोसियों से कहते हुए रुक्मणी जी रोने लगी। पड़ोस में ही रहने वाली रेखा जी से रुक्मणी जी की बहुत बनती थी। दोनों ही एक दूसरे को अपना दुख सुख बताती थीं। रुक्मणी जी की दो बहुएं थीं, बड़ी बहू सुनीता, छोटी बहू रूपा। रुक्मणी जी को शुरू से ही बेटों की शादी में दान दहेज नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें अपने घर के लिए एक लक्ष्मी चाहिए थी, एक संस्कारी लड़की चाहिए थी, जो उन्हें मिली सुनीता के रूप में। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर गरीब परिवार की लड़की से ही शादी की। सुनीता अपनी सास की हर कसौटी पर खरी भी उतरी थी, लेकिन वहीं रूपा, उसे अपने दहेज का घमंड चढ़ गया था कि सुनीता को वो रत्ती भर भी इज्जत नहीं देती थी, क्योंकि सुनीता पूरे दिन घर का काम मुस्कुराते हुए करती थी, कभी भी किसी का जवाब नहीं देती थी, किसी से जबान नहीं लड़ाती थी। तो रूपा को लगता कि ये तो सीधी साधी गरीब घर से आई है, इसे तो जमाने के हिसाब से रहना और चलना आता ही नहीं है। ससुराल में आकर नौकरानी बनी पड़ी है बस। यही नौकरानी वाली छवि उसने सुनीता के लिए अपने मन में बना ली थी, जिसके चलते आए दिन वो किसी न किसी बात को लेकर सुनीता को ताने देती। एक दिन सुनीता सुबह सुबह ही घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी रूपा सज धज कर बाहर निकली और सुनीता को देखकर बोली, ओहो दीदी, सुबह होते ही नौकरानियों की तरह अपनी ड्यूटी पकड़ लेती हैं। अरे, झाड़ू थोड़ा लेट लगेगा तो क्या हो जाएगा, कम से कम अपने आप को तो मेंटेन कर लिया करो। शकल देखो, कहीं से भी इस घर की बहू लगी नहीं रही हो। रूपा की बात सुन सुनीता ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप अपना काम कर रही थी। रुक्मणी जी रूपा की बात सुनी, लेकिन चुप रही। सब लोग यही सोच रहे थे कि रूपा अभी नई नई आई है, धीरे धीरे हो सकता है समझ जाए, अभी बुद्धि कम है। लेकिन सबकी यही सोच रूपा के लिए सह का काम करती थी। सबकी चुप्पी को उसने सबकी कमजोरी समझ लिया। जो मर्जी आए बोलती रहती, कोई उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि सब लोग घर की नई बहू को एक मौका दे रहे थे। जब सुनीता ने रूपा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, तो रूपा फिर से बोल पड़ी, अरे दीदी, मैं समझ सकती हूँ, आप गरीब घर से आई हैं ना, कोई दान दहेज लेकर नहीं आई, इसीलिए मजबूरी में घर के काम करती हैं ताकि कोई आपको कुछ कह ना सके। लेकिन दीदी, कितना भी काम कर लो, असलियत तो यही रहेगी ना कि आप कुछ लेकर नहीं आई हैं। पूरी जिंदगी बहुरानी बनकर नहीं, नौकरानी बनकर बितानी पड़ेगी। अब सुनीता को रूपा की बातें बुरी लगी। उसने रुक्मणी जी की ओर देखा, लेकिन रुक्मणी जी ने इशारों से सुनीता को शांत रहने के लिए कहा और खुद ही बोल पड़ी, रूपा, जरा अपनी जबान संभाल के बात करो। वो तुम्हारी बड़ी जेठानी है और घर संभालना तो हर बहू का फर्ज होता है, चाहे वो गरीब घर से आई हो या अमीर घर से। तुम्हारी माँ ने कभी झाड़ू नहीं लगाया क्या? नहीं माँ जी, मेरी माँ कभी झाड़ू नहीं लगाती और ना ही मेरी भाभी लगाती हैं। मेरे यहाँ तो नौकर चाकर भरे पड़े हैं। तुरंत ही तपाक से रूपा ने रुक्मणी जी को जवाब दिया। रूपा का जवाब सुन रुक्मणी जी हैरान। सुनीता भी लगातार रूपा को देखे जा रही थी। रुक्मणी जी ने सोचा, आज तक बड़ी बहू ने कभी मुझे पलट के जवाब नहीं दिया, और ये 4 दिन की आई इस लड़की को अपने मायके की अमीरी का इतना घमंड है। गुस्से में रुक्मणी जी ने कहा, बहू, समझ में आ गया तुम्हारा मायका कितना बड़ा है, और इस बड़प्पन का घमंड तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारे संस्कार से पता चल रहा है। लेकिन कुछ भी कहो, रहोगी तो तुम बड़ी बहू के नीचे ही। सास की बात सुन रूपा को लगा सास ने सुनीता के सामने उसकी इज्जत उतार दी, तो भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। भिड़ गई सास से, भाड़ में गया ससुराल, भाड़ में गई सास। लगी रुक्मणी जी से जबान लड़ाने। रुक्मणी जी के किसी भी बात को वो जाने नहीं देती थी।
हर बात का जवाब उसके पास तुरंत तैयार रहता था। जब रुक्मणी जी को लगा कि ये ऐसे मानने वाली नहीं है, इसकी आंखों में जो अमीरी का घमंड है उसे उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर समय रहते ही कुछ नहीं किया तो पूरी जिंदगी ये बड़ी बहू को और इस घर को नरक बना के रख देगी। बस फिर क्या था। कुछ सोचते हुए तुरंत ही रुक्मणी जी पहुंच गई अपनी पड़ोसन रेखा जी के पास और सारी बातें बताते हुए बोली, जीजी कुछ भी करके 2-3 औरतों को लेकर शाम को ही मेरे घर आओ। और इसके बाद रेखा जी और औरतों को क्या क्या करना था रुक्मणी जी ने सब कुछ बता दिया। शाम को रेखा जी 2-3 औरतों को लेकर आ गई। जैसे ही सारी औरतें आईं, रुक्मणी जी ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया और रूपा से बोली, रूपा ये सब लोग छोटी बहू के हाथ से चाय नाश्ता करने आई हैं, जाओ व्यवस्था करो सबकी। इतना सुनते ही रूपा अकड़ गई, लेकिन सबके सामने मना भी नहीं कर पाई और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए किचन में गई और भनभनाते हुए चाय और पकौड़े बनाकर लाई। इतना गुस्सा कि चाय में कितनी चीनी डालनी है, कितनी चाय पत्ती डालनी है, बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं था। जितना डाल दी उतना डाल दी। नमक पकौड़े में जितना पड़ गया उतना पड़ गया। मन में ये था कि मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ जो पूरे गांव की सेवा करूँ। जैसे तैसे चाय और पकौड़े लाकर वो सबके सामने रख दी, जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। चाय पीते ही रेखा जी हंसते हुए रुक्मणी से बोली, अरे वाह रुक्मणी, तुम्हारी ये अमीर वाली बहू तो चाय भी नहीं बना पाई। घर चलाना तो दूर की बात है, क्या अमीर लोग ऐसी चाय पीते हैं? और पकौड़े देखो, बिल्कुल भी नरम नहीं है। लगता है बहू ने पकौड़ों में हाथ लगाया भी नहीं है। बहू, तुम्हारे घर क्या सब ऐसे ही ईंट पत्थर वाले पकौड़े खाते हैं? रेखा जी की बात सुन सारी औरतें हंस पड़ीं। जिसके मन में जो आया सबने रूपा को खूब सुनाया। सबकी बातें सुन सबके सामने बेइज्जत हो रूपा की आंखों में आंसू आ गए। तभी रुक्मणी जी ने रेखा जी से कहा, रुको जीजी, मैं अपनी बड़ी बहू से बोलती हूँ, वो दूसरी चाय पकौड़ी बना लेगी। कहते हुए उन्होंने सुनीता की ओर देखा। सुनीता ने झटपट गरम गरम पकौड़े और चाय बनाकर सबके सामने रख दी। इतने कम टाइम में और इतने स्वादिष्ट पकौड़े और चाय खाकर पीकर रेखा जी ने कहा, अरे वाह रुक्मणी, तुम्हारी बड़ी बहू तो सोने पे सुहागा है। घर चलाने का असली हुनर तो इसी के पास है। भाई, मैं तो तरस गई कि अपने लिए भी ऐसी ही बहू ला सकूं, लेकिन नहीं मिली। मेरे घर में अमीर घर से आई एक अमीर जादी आई है जो दाल रोटी भी बनाना नहीं जानती है। जाने पैसे रुपए का घमंड लेकर बैठी रहती है। समझ में नहीं आता, पैसे रुपए खाकर तो गुजारा नहीं किया जा सकता ना। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, खाता तो दाल रोटी ही है ना। और जब वही बनाने नहीं आएगा, जब वही करने नहीं आएगा, तो कैसी अमीरी, कैसा घमंड। भाई, मैंने तो अपनी बहू को साफ साफ बोल दिया कि पैसे का घमंड अपने माँ बाप के घर तक ही रखना। मेरे घर तुम्हारे माँ बाप के पैसों का घमंड नहीं चलेगा। और अगर इतनी ही अमीर हो तो भाई अपने मायके ही रहो, ससुराल आने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसी बहू जो एक गिलास पानी भी ना दे सके, जिसके हाथ से किसी का पेट भी ना भर सके, जो अपना घर ना चला सके। भाई, तुम तो इस मामले में बहुत लकी हो रुक्मणी। तुम्हारी 2 बहुएं हैं, कम से कम तुम्हारी बड़ी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। दहेज के नाम पर संस्कार, बड़ों की इज्जत करना, घर के मान सम्मान को लेकर चलना बखूबी जानती है। और ऐसी बहू के लिए तो मैं 1000 अमीर बहू को भी ठुकरा दूं। रेखा जी की बात सुन रुक्मणी जी ने धीरे से रूपा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो लगातार रेखा जी की बात हैरानी से सुन रही थी। सुनीता भी रूपा को ही देखे जा रही थी। सारी औरतों के जाने के बाद रूपा ने रुक्मणी जी से कहा, माँ जी, ये आपने जानबूझकर किया ना? तो रुक्मणी जी ने कुछ नहीं बोला। तो रूपा ने कहा, माँ जी,
आप मुझे जो समझाना चाहती थी मैं समझ चुकी हूँ। आज सबके सामने बेइज्जत होकर मेरी अकल आई है। माँ जी, नहीं हूँ। अभी मेरा दिमाग पूरी तरह से अपने मायके वाला ही था। अभी तक मैं एक अमीर बाप की बेटी थी, लेकिन आज बहू होना किसे कहते हैं, बहू की इज्जत किस में है, ये मुझे आज समझ में आया। माँ जी, दीदी, आप दोनों प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं अपने मायके की अमीरी को अपने ससुराल पर कभी भी हावी नहीं होने दूंगी। कहते हुए रूपा रोने लगी तो सुनीता ने उसे प्यार से मुस्कुराते हुए गले लगा लिया और रुक्मणी जी मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बहुओं को देखने लगी।